भारत देश की आजादी की बात करते ही हम सभी को स्वतः ही याद आते हैं वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। भारत देश को आजाद कराने की लड़ाई में हर देशभक्त ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। कुछ वीरों ने अंग्रेजों से हिंसा के मार्ग पर चलकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं कुछ सेनानियों ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, जिनमें प्रमुखता से नाम लिया जाता है महात्मा गांधी का, जिन्हें प्यार से लोग बापू कहकर भी पुकारते हैं। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वह सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। गांधी जी के दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला से लेकर अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी काफी प्रभावित थे। ये इतिहास और राजनीति के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को देश सदैव याद रखेगा। आजादी की लड़ाई में अंत तक डटे रहने और ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के उनके अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और क्रियान्वयन से ये देश सदैव मार्गदर्शित होता रहेगा। आइए कार्यक्रम आजादी के मतवाले में आज एक बार फिर से याद करते हैं महात्मा गांधी के योगदान को और जानते हैं एक साधारण नागरिक से भारत के राष्ट्रपिता बनने की कहानी को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियार जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी, जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वे सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। विवाह के 2 साल बाद ही गांधी जी के पिता का निधन हो गया और पिता की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। बाद में 1888 में उनके पुत्र हरिलाल का जन्म हुआ। 1892 में मणिलाल, 1897 में रामदास का और 1900 में देवदास का जन्म हुआ। महात्मा गांधी की शिक्षा ने उन्हें दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीती। लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण सामान्य था। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। वैसे तो गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए सन 1889 में वह कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने लंदन के 4 लॉ कॉलेजों में से एक इनर टेम्पल में प्रवेश लिया। साथ ही वहां उन्होंने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। वे लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। इंग्लैंड में शाकाहारी रेस्टोरेंट की अपनी यात्राओं के दौरान
गांधी जी ने एडवर्ड कारपेंटर, जॉर्ज बर्नार्ड शो और एनी बेसेंट जैसे उल्लेखनीय समाजवादियों फैबियन और थियोसोफिस्टों से मुलाकात की। सन 1891 में गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर वापस भारत लौट आए। वापस लौटने के बाद उन्होंने राजकोट और मुंबई में वकालत शुरू की, परंतु कामयाब नहीं हुए। फिर दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला ने उन्हें मुकदमे की पैरवी के लिए आमंत्रित किया और इसीलिए सन 1893 में 23 साल की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। उस समय वहां भारतीयों और अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था, जिसको देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहीं रहकर उनके लिए कुछ करने की ठान ली। एक सप्ताह बाद ही डबरन से प्रोटेरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। ये नस्लीय भेद का कारण था। उस समय किसी भी भारतीय अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह आहत किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी महंगा पड़ा। गांधी जी ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से निकाल फेंकूंगा। इसके बाद 1894 में वहीं रहकर गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए कठिन परिश्रम किया। बहुत ही कम समय में गांधी जी अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग गांधी जी ने सन 1906 में यहीं पर किया। 21 वर्षों तक अन्याय और नस्ली भेद के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष करने के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। आज देश भर में हर साल 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के बाद ये गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया और उन्हीं के माध्यम से भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया। गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई, जिससे वह देश की नब्ज को जान सके और लोगों से जुड़ सके। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आजाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी। यह आंदोलन भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को दिए जाने वाले टैक्स से संबंधित था। इसी सत्याग्रह के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था। सन 1920 में असहयोग आंदोलन। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और उन्हीं सभाओं की तरह ही अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और वहां इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता ना की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा ना हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया और इस प्रकार ये आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से ही चलाया गया। इस दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 के दशक तक आते आते भारत की आजादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस आंदोलन से ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता। उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना ही होगा। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़े आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आजादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। 30 जनवरी सन 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में हिंदू महासभा के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी गई और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। इनकी शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। बाद में गोडसे को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में राजघाट पर बनाया गया है। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत 1 वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। देश की आजादी में मूलभूत भूमिका निभाने वाले तथा सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले बापू को सर्वप्रथम बापू कहकर राजवैद्य जीवराम कालिदास ने 1915 में संबोधित किया था। आज दशकों के बाद भी पूरा संसार उन्हें बापू के नाम से ही पुकारता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।